गोइंग प्लेसेस समरी एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी। लेखक परिचय। A.R. बाटन एक आधुनिक लेखक हैं जो ज्यूरिख में रहते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। गोइंग प्लेसेस कहानी में बाटन किशोर कल्पना और नायक पूजा के विषय को खोजते हैं। पाठ का सारांश। सोफी और जंसी सहपाठी तथा मित्र थीं। विद्यालय से घर आते हुए वे पढ़ाई के बाद कुछ कार्य तलाश करने की सोच रही थी, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण, विचार अलग अलग थे। सोफी हमेशा बड़े और सुंदर कार्य करने का स्वप्न देखती थी, जबकि जंसी अपने परिवार की सीधी सादी स्थिति के अनुसार ही कार्य करना चाहती थी। सोफी का भाई जेफ अपनी मोटरसाइकिल के किसी हिस्से पर तैलीय कार्य करने में व्यस्त था। वह उसके समीप गई और उसने अपनी डैनी केसी के साथ मुलाकात के संबंध में बताया। वह फुटबॉल का एक अद्भुत खिलाड़ी था। सोफी के परिवार के सभी सदस्य फुटबॉल के दीवाने थे। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद सोफी नहर के किनारे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां वह बचपन में अक्सर खेलती थी। वह डैनी केसी के आने की आशा में बैठी रही, लेकिन वहां पर उसका कोई भी चिन्ह नहीं था। वह निराश हो गई। अपने घर की ओर वापस आते हुए अब भी वह डैनी केसी के आने का स्वप्न देख रही थी। हिंदी ट्रांसलेशन। विद्यालय से घर आते हुए सोफी ने कहा, पढ़ाई के बाद मेरा एक बुटीक होगा। उसकी बाहों में बाहें डाले गली में चलते हुए जंसी को इस बात पर शंका हुई। सोफ, ऐसा कुछ करने में धन खर्च होता है। गली में दूर घूरते हुए सोफी ने कहा, मैं जुटा लूंगी। इतना धन जुटाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो हाँ सचमुच, शुरू में मैं मैनेजर बन जाऊंगी, जब तक मेरे पास पर्याप्त धन न होगा। पर, जो कुछ भी हो, मैं जानती हूँ यह सब कैसा दिखेगा। सोफ, लोग तुम्हें तुरंत ही मैनेजर नहीं बना देंगे। सोफी ने कहा, मैं मेरी क्वांट जैसी बनूंगी। मैं अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करूंगी। वे यह शुरू से देखेंगे। मेरी बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान होगी, जैसी इस शहर में कभी नहीं रही होगी। यह जानते हुए कि उन दोनों को तो बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करना था, जंसी दुखी हो गई। वह चाहती थी कि सोफी ऐसी बातें न कहे। जब वे सोफी की गली पर पहुंची तो जंसी ने कहा, सोफ, अब तो कुछ ही महीनों की बात है, तुम्हें सचमुच समझदार होना चाहिए। दुकान का काम करने के बदले में ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, तुम यह जानती हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यह कभी नहीं करने देंगे। या फिर एक अभिनेत्री। इस काम में वास्तव में बहुत पैसा है। हाँ, और हो सकता है साथ साथ में बुटीक भी रख लूं। अभिनेत्रियां पूरे समय काम नहीं करती हैं, है ना? खैर, या तो अभिनेत्री या फैशन डिजाइनर, तुम जानती हो कोई ऐसा ही सुंदर काम। जंसी को वर्षा में खड़ी छोड़कर वह गली के खुले दरवाजे में होकर अंदर चली गई। अगर कभी मेरे पास पैसा हो गया तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। हाँ, यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो। यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो तुम हमारे रहने के लिए आनंददायक सुंदर घर खरीदोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सोफी के पिता जितना हो सकता था उतनी जोर से शेपर्ड पाई चम्मच से अपने मुंह में डाल रहे थे। उनका मांसल चेहरा अभी भी गंदा और पसीना भरा था, दिन के काम से धुलधुसरित। वह समझती है पैसा पेड़ों पर उगता है ना पापा? छोटे डेरेक ने अपने पिता की कुर्सी के पीछे लटकते हुए कहा। उनकी मां ने आह भरी। सोफी ने सिंक के ऊपर अपनी मां की झुकी हुई कमर देखी और उसके एप्रन की डोरी के ऊपर बंधे सुंदर फूल की असंगतता के बारे में सोचा। सुंदर दिखने वाला फूल और झुकी कमर। शाम का अंधकार पहले ही खिड़कियों पर दिखने लगा था और छोटे कमरे में स्टोव का धुआं भरा था तथा मेज पर बनियान पहने खर्राटे मारता आदमी और कोने में पड़े गंदे कपड़ों के ढेर से कमरा भरा हुआ था। सोफी को गले में कठोरता महसूस हुई। वह अपने भाई जेफ को ढूंढने निकल पड़ी। वह कार्पेट पर बिछे अखबार के ऊपर रखे मोटरसाइकिल के हिस्से से ठोका पीटी करते हुए बगल वाले कमरे में फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसे स्कूल छोड़े 3 वर्ष हो चुके थे। नौसिखिया मैकेनिक जो शहर के दूसरे छोर पर प्रतिदिन काम के लिए जाता था। अब वह लगभग बड़ा हो गया था और वह सोफी उसके जीवन के उन क्षेत्रों पर संदेह करती थी जिनके विषय में वह कुछ नहीं जानती थी, तथा जिनके बारे में वह कभी भी बात नहीं करता था। वह अपनी मर्जी से कभी भी बिल्कुल कुछ नहीं बोलता था। उसके अंदर से शब्द उखाड़कर वैसे ही निकालने पड़ते थे जैसे जमीन में से पत्थर। और वह बहन उसकी चुप्पी से ईर्ष्या करती थी। जब वह नहीं बोल रहा होता था तो लगता था जैसे वह कहीं दूर होता था, संसार के उन स्थानों पर जहां वह कभी नहीं गई थी। चाहे वे शहर के बाहरी क्षेत्र थे या चारों ओर के देहात के स्थान, कौन जानता था। उनके प्रति उसे सोफी को सिर्फ इसलिए आकर्षण था क्योंकि वे उसके लिए अनजान थे और उसकी पहुंच से परे थे। शायद वहां लोग भी थे, उत्तेजनात्मक, रुचिकर लोग जिनके बारे में वह कभी बात नहीं करता था। यह संभव था,
यद्यपि वह शांत था और आसानी से नए मित्र नहीं बनाता था। वह उन्हें जानना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसे उसके भाई का ज्यादा प्यार मिले और किसी दिन वह उसे अपने साथ ले जाए। यद्यपि उनके पिता मना करते थे और जेफ ने इस बारे में कोई विचार नहीं रखा था, वह जानती थी कि वह उसे कुछ ज्यादा ही छोटी समझता था। और वह अधीर थी। उसे पता था कि बाहर उसके लिए एक बड़ा संसार प्रतीक्षा कर रहा था और अंतःप्रेरणा से उसे पता था कि उसका मन वहां भी उतना ही लगेगा जितना कि उस शहर में जो सदैव उसका घर रहा था। सोफी अपने मन ही मन कल्पना करती है कि यह स्थान आतुरता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह कल्पना में वहां स्वयं को जेफ के पीछे घुड़सवारी करते देखती थी। वह नए चमकीले काले चमड़े के कपड़े पहने होता था और वह पीली ड्रेस पहने होती थी जिसमें एक प्रकार का दुपट्टा था जो पीछे पीछे उड़ता आ रहा था। जब दुनिया उनका स्वागत करने को खड़ी होती तो जय जयकार की ध्वनि होती थी। वह जेफ अपने हाथ में तैलीय पदार्थ तेल से सने मोटरसाइकिल के पुर्जे को रखकर उसकी तरफ गुर्रा रहा था, मानो यह कोई छोटा सा गूंगा जानवर हो और वह उसे बुलवाना चाहता हो। सोफी ने कहा, मैं डैनी केसी से मिली थी। उसने जेफ ने अचानक चारों ओर देखा। कहा, मजेदार बात यह है, गलियारे में। यह कभी सच नहीं हो सकता है। मुझे भी यही लगा था। क्या तुमने डैडी को बताया? उसने ना में सिर हिलाया, उसकी अज्ञानता पर दुख जताया कि वह सदैव उसके रहस्य का प्रथम भागीदार होता था। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं तो रॉयस की खिड़की में कपड़ों को देख रही थी तभी कोई आया और मेरे पास खड़ा हो गया, और मैंने घूमकर देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि डैनी केसी था। ठीक है, वह कैसा लग रहा था? अरे छोड़ो, तुम्हें पता है वह कैसा लगता है। मेरा मतलब करीब करीब। अच्छा, उसकी हरी आंखें हैं। सौम्य आंखें, और वह इतना लंबा नहीं है जितना तुम समझते हो। उसने सोचा कि क्या उसे उसके दांतों के बारे में भी कुछ कहना चाहिए, परंतु उसने ऐसा न करने का निश्चय किया। उनके पिता जब अंदर आए तो वे स्नान कर चुके थे और उनका चेहरा और बाहें चमकीली और गुलाबी थीं और उनमें से साबुन की गंध आ रही थी। उन्होंने टेलीविजन चालू किया, छोटे डेरेक का एक जूता अपनी कुर्सी से सोफा पर फेंका और गुर्राते, तीखी आवाज के साथ हुए बैठ गए। जेफ ने कहा, सोफी, डैनी केसी से मिली थी। सोफी मेज पर बैठी छटपटाई। उसके पिता ने अपनी मोटी गर्दन पर रखे सिर को उसकी ओर देखने के लिए घुमाया। उनका भाव घृणा का था। जेफ ने कहा, यह सच है। उसके पिता ने आदरपूर्वक टेलीविजन से नजरें हटाए बिना से कहा, मैं एक बार ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था। परंतु यह बहुत पुरानी बात है। जेफ ने कहा, आपने हमको बताया था। किसी दिन केसी भी उतना ही अच्छा हो सकता है। उससे भी अच्छा। वह सबसे अच्छा है। यदि वह अपने दिमाग का सही प्रयोग करे, शानो शौकत उसके सिर पर न चढ़ जाए। यदि वे उसकी ठीक प्रकार देखभाल करें। आजकल खेल में नवयुवकों के लिए बहुत सारी ध्यान भंग करने वाली चीजें होती हैं। वह ठीक रहेगा, वह देश की सबसे अच्छी टीम में है। अभी वह बहुत छोटा है। वह मुझसे बड़ा है। पहले नंबर की टीम के हिसाब से बहुत छोटा है। आप इस तरह की योग्यता पर बहस नहीं कर सकते हो। सोफी ने मेज पर से कहा, वह एक दुकान खरीदने वाला है। उसके पिता ने बुरा मुंह बनाया, तुमने यह कहाँ सुना? उसने मुझे ऐसा बताया। वे कुछ बड़बड़ाए जो सुना न जा सका और स्वयं को अपनी कुर्सी में समेट लिया। यह तुम्हारी कपोल कल्पित कहानियों में से एक है। वह उससे गलियारे में मिली, जेफ ने कहा, और उन्हें बताया कि यह सब किस तरह हुआ था। किसी दिन तुम इन बातों से अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी में डाल लोगी। उसके पिता ने गुस्से में कहा, जेफ जानता है कि यह सच है, क्या तुम नहीं जानते जेफ? वह तुम्हारा विश्वास नहीं करता, यद्यपि वह विश्वास करना चाहेगा। टेबल लैंप, उसके भाई के बेडरूम की दीवार पर, और अमेरिका की नम एक टीम के पोस्टर और उसके नीचे रंगीन फोटोग्राफों की पंक्ति, जिसमें 3 फोटो आयरलैंड के विलक्षण प्रतिभा संपन्न नवयुवक केसी के थे, पर पीली बुरी चमक डाल रही थी। सोफी ने कहा, वादा करो, किसी को नहीं बताओगे। बताने को कुछ है ही नहीं। वादा करो जेफ, डैडी मुझे मार डालेंगे। सिर्फ तभी जब वे यह सोचेंगे कि यह सही था। कृपया जेफ। हे प्रभु, सोफी, तुम अभी स्कूल में हो। केसी के पीछे लड़कियों की बड़ी संख्या होगी। नहीं, उसके पीछे नहीं है। तुम्हें यह कैसे पता लगा? उसने उपहास किया। उसने मुझे बताया, ऐसे पता लगा। मानो कोई भी किसी लड़की को ऐसी बात बताएगा। हाँ, उसने बताया। वह ऐसा नहीं है। वह शांत है। उतना शांत नहीं जितना दिखाई पड़ता है। जेफ, ऐसा कुछ नहीं था। पहले मैंने बात शुरू की थी। जब मैंने उसे पहचान लिया तो मैंने कहा, क्षमा करें, क्या आप डैनी केसी नहीं हैं?
और वह कुछ चकित लगा। और उसने कहा, हाँ, यह सच है। और मैं जानती थी यह वही था क्योंकि उसका लहजा वैसा ही था जैसा कि तब था जब उसका टेलीविजन पर साक्षात्कार लिया गया था। इसीलिए छोटे डेरेक के लिए मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, परंतु हम दोनों में से किसी के पास कागज या पेन नहीं था। इसलिए हमने सिर्फ थोड़ी बातचीत की, रॉयस की खिड़की में रखे कपड़ों के बारे में। वह अकेला लग रहा था। कुल मिलाकर यह जगह पश्चिमी आयरलैंड से बहुत दूर है। और फिर जब वह जाने लगा, उसने कहा कि यदि मैं उससे अगले सप्ताह मिलूंगी तो तब वह मुझे ऑटोग्राफ देगा। सचमुच, मैंने कहा, मैं मिलूंगी। मानो वह कभी दिखाई पड़ेगा। अब तुम मेरा विश्वास करते हो न? कुर्सी के पीछे से जेफ ने अपनी जैकेट खींची जो चमकीली और आकृतिविहीन बेतरतीब थी और अपनी बाहें उसमें घुसा दी। सोफी ने चाहा वह अपने रूप स्वरूप पर ज्यादा ध्यान दे। चाहा कि वह अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दे। वह लंबा था, उसका चेहरा मजबूत और काला था। खूबसूरत, उसने सोचा। यह मेरे द्वारा कभी सुनी गई सर्वाधिक असंभव बात है, जेफ ने कहा। शनिवार को वे यूनाइटेड टीम का नाम को देखने अपनी साप्ताहिक तीर्थयात्रा, उनके लिए अत्यधिक रोचक स्थान की यात्रा पर गए। सोफी और उसके पिता और छोटा डेरेक गोल के पास गए। जेफ सदा की भांति अपने साथियों के साथ ऊपर गया। यूनाइटेड ने 2-0 से मैच जीता और केसी ने दूसरा गोल किया। केसी आयरलैंड की प्रतिभा और भोलेपन का सम्मिश्रण था। उसने पेनल्टी क्षेत्र के कोने पर 2 बड़े गोलरक्षकों के चक्कर काटकर गोल बनाया। सोफी के पिता चीखते रहे कि केसी 12 गज की दूरी से पास दो और हिचकिचाने वाले गोलकीपर को परास्त करी। सोफी गर्व से चमक उठी। इसके बाद जेफ अति उल्लसित था। काश वह एक अंग्रेज होता, किसी ने बस में कहा। आयरलैंड विश्व कप जीतेगा, छोटे डेरेक ने अपनी मां से उस समय कहा जब सोफी उसे घर लाई। उसके पिता जश्न मनाने पब शराब घर जा चुके थे। यह क्या है जो तुम बताती रही हो, आजकल तुम क्या बातें कर रही हो? अगले सप्ताह जंसी ने कहा। किस बारे में? तुम्हारे जेफ ने हमारे फ्रेंड को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। यह कोई जांच नहीं थी, जंसी सिर्फ जानने को बेताब थी। परंतु सोफी चौंक गई। अरे वह, यह जानते हुए कि वह सोफी बात को छिपा रही है, जंसी ने भौहें चढ़ाईं। अच्छा हाँ, मैं मिली थी। क्या तुम कभी नहीं मिली? जंसी ने विस्मय के साथ कहा। सोफी ने जमीन की ओर क्रोधपूर्वक देखा। भाड़ में जाने दो उस जेफ को। यह जेफ की बात थी, जंसी की नहीं। यह सिर्फ उनके बीच की विशेष बात थी। गुप्त बात। यह जंसी जैसी बात बिल्कुल नहीं थी। बेढंगी जंसी से कुछ ऐसी बात कह दो और पूरा पड़ोस इसे जान लेगा। भाड़ में जाए जेफ, क्या कुछ भी पवित्र नहीं था। यह एक गुप्त बात है, गुप्त रखी जाने के लिए। सोफ, मैं इसे गुप्त ही रखूंगी, तुम जानती हो। किसी को नहीं बताना चाहती थी। यदि मेरे पिताजी को पता चल गया तो फिर वही पुराना झंझट खड़ा हो जाएगा। जंसी ने आंखें मिचकाईं। झंझट? मैं समझती हूँ वे तो बहुत अधिक संतुष्ट खुश होंगे। उद्धरण चिन्ह। तब उसने महसूस किया कि जंसी को उसके फिर से मिलने के वायदे के बारे में कुछ भी पता न था। जेफ ने उस बारे में नहीं बताया था। उसने राहत की सांस ली। तो कुल मिलाकर जेफ ने उसे निराश नहीं किया था। कुल मिलाकर उसने उस पर भरोसा किया। आखिर कुछ चीजें तो पवित्र हो ही सकती हैं। यह सचमुच छोटी सी बात थी। मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा परंतु हमारे पास कागज पेन नहीं था, इसलिए इससे कोई फायदा न हुआ। जेफ ने कितना बताया। हे भगवान, काश मैं वहां होती। सचमुच, मेरे पिताजी इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। तुम जानती हो वह कितनी बड़ी मुसीबत है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनसे पूछने के लिए हमारे घर पर लोगों की कतार लगे। डैनी केसी वाली क्या बात है? वह मेरा कत्ल कर देंगे। और तुम जानती हो मेरी माँ का क्या हाल होता है जब कोई झंझट होता है। जंसी ने धीरे से कहा, सोफ, तुम जानती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अंधेरा होने के बाद वह नहर के किनारे एक सुरक्षित मार्ग पर चली जो मात्र सामने के घाट से जल में पड़ने वाली बल्बों की चमक से प्रकाशित था और जहां शहर की निरंतर चलने वाली भिनभिनाहट धीमी और दूर थी। यह वह स्थान था जहां वह बचपन में अक्सर खेला करती थी। अकले एल्म के वृक्ष के नीचे लकड़ी की बेंच थी जहां कभी कभी प्रेमी आते थे। वह वहां प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गई। उन लोगों के लिए जो दूसरों के द्वारा देखे जाना नहीं चाहते थे, उनके मिलन के लिए यह स्थान श्रेष्ठ था, ऐसा वह हमेशा सोचती थी। उसे पता था वह केसी इस स्थान को पसंद करेगा। कुछ देर प्रतीक्षा करते हुए उसने कल्पना की कि वह आ रहा था। वह नहर के किनारे देखती रही, उसे परछाइयों से निकलकर आता हुआ देखने के लिए और परिणामस्वरूप अपनी स्वयं की होने वाली उत्तेजनाओं की कल्पना करते हुए।
जब कुछ समय गुजर गया तो वह उसके न आने के बारे में भी सोचने लगी। उसने स्वयं से कहा, मैं यहाँ यह इच्छा करते हुए बैठी हूँ कि डैनी आएगा, और समय गुजरने का एहसास उसे होता रहा। मैं अपने अंदर संदेह के कष्टों को आंदोलित होते महसूस कर रही हूँ, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। परंतु अभी तक उसका कोई संकेत नहीं है। मुझे याद है मैंने जेफ को यह कहते सुना कि वह कभी नहीं आएगा, और किसी तरह जब मैंने उन्हें बताया तो किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँगी, यदि वह नहीं आया तो मैं उन्हें क्या बता सकती हूँ। परंतु हम जानते हैं कि बात क्या थी, डैनी और मैं, यही मुख्य बात है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि लोग किस बात में विश्वास करें और किस में न करें। किंतु फिर भी, इससे मुझे निराशा होती है, यह जानकर, मैं यह नहीं दिखा सकूंगी कि मुझ पर संदेह करके उन्होंने गलती की थी। अपने अंदर के इस प्रकार बदलावों को भांपती, वह प्रतीक्षा करती रही। संपूर्ण आत्मसमर्पण यकायक नहीं हुआ। अब मैं दुखी हो गई हन, उसने सोचा। और इस डेक को लादे रखना मुश्किल है। यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते रहना, यह जानते हुए भी कि वह नहीं आएगा, मैं भविष्य को देख सकती हूँ और जान सकती हूँ कि मुझे इस बोझ के साथ कैसे रहना होगा। सचमुच वे मुझ पर संदेह करेंगे, जैसा कि उन्होंने सदैव मुझ पर संदेह किया है, किंतु अतीत का ध्यान रखते हुए मुझे अपना सिर ऊंचा रखना होगा। पहले ही मैं देख रही हूँ कि मैं धीरे धीरे घर लौट रही हूँ, और जेफ का निराश चेहरा, जब मैं उसे बताऊंगी वह नहीं आया, वह डैनी, और वह दरवाजा धड़ाम से बंद करके बाहर भाग जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि बात कैसी थी। मैं स्वयं से कहूंगी, डैनी और मैं। यह उदासी बड़ी कठोर चीज है। उसने गली की जीर्ण शीर्ण सीढ़ियां चढ़ी, शराबखाने के बाहर दीवार के सहारे रखी अपने पिता की साइकिल के पास से गुजरी, और वह खुश थी। वह जब घर पहुंचेगी वह घर पर न होंगे। क्षमा करें, किंतु क्या आप डैनी केसी नहीं हैं? बाजार से आते हुए रॉयस के बाहर फिर से उसने कल्पना की। लज्जा में थोड़ा लाल पड़ता हुआ वह मुड़ता है। हाँ, यह सच है। मैं अपने भाइयों और डैडी के साथ आपको हर सप्ताह देखती हूँ। हमें लगता है आप महान हैं। अरे, ठीक है, यह बड़ा अच्छा है। मैं जानने को उत्सुक हूँ, क्या आप एक ऑटोग्राफ साइन करेंगे? उसकी आंखें उसी तल पर हैं जिस पर आपकी अपनी। उसकी नाक पर धब्बे हैं और थोड़ी सी ऊपर उठी है, और जब वह मुस्कुराता है तो वह शर्माते हुए छिछले दांतों को दिखाता है। उसकी आंखें हरी हैं, और वह जब आपकी ओर सीधे देखता है तो वे झिलमिलाती प्रतीत होती हैं। वे सरल लगती हैं, लगभग डरी हुई, एक छोटे हिरन की तरह। और आप उससे निगाह हटा लें, और उसकी आंखें जरा आपके ऊपर घूमने दें तो लौटकर देखने पर आप उन्हें थोड़ा बेचैन पाओगे। और वह कहता है, लगता है मेरे पास पेन ही नहीं है। आप महसूस करते हो आपके पास भी नहीं है। मेरे भाई बहुत दुखी होंगे, तुम कहती हो। और बाद में, तुम बाजार में कोमल, मधुर आवाज को, हरी आंखों की झिलमिलाहट को याद करते हुए, लंबे समय तक प्रतीक्षा करती हो वहां खड़े होकर जहां वह खड़ा हुआ था। तुमसे ज्यादा लंबा नहीं, तुमसे ज्यादा मोटा नहीं। भोला भाला प्रतिभासंपन्न व्यक्ति महान डैनी केसी, और पिछले शनिवार उसने यह सब अपनी कल्पना में फिर देखा, बेढंग के तरीके से धीरे धीरे चलते हुए या मदमदाते आगे बढ़ते हुए रक्षकों के पास से प्रेत की तरह निकलते हुए देखा। जब थोड़ी देर वह गेंद के ऊपर मंडराया, 50,000 लोगों को सांस थामते सुना, और फिर धमाकेदार आवाज हुई जब उसने फुर्ती से गेंद को गोल में डाला, तब अचानक उसकी प्रशंसा में उल्लास फूट पड़ा। कैच द ब्रेथ इक्वल्स सांसों को थामते हुए। Hover होवे equals to stay over, मंडराना। Momentarily equals for a short time, थोड़े समय के लिए। Crisply equals quickly, फुर्ती से। Thunderous equals noisy, शोर भरा। Eruption equals outburst, फूटना। Exultant equals triumphant, विजयी। Approbation equals commendation, प्रशंसा। हिंदी अनुवाद, क्षमा करें, किंतु क्या आप डैनी केसी नहीं हैं? बाजार से आते हुए रॉयस के बाहर फिर से उसने कल्पना की। लज्जा में थोड़ा लाल पड़ता हुआ वह मुड़ता है। हाँ, यह सच है। मैं अपने भाइयों और डैडी के साथ आपको हर सप्ताह देखती हूँ। हमें लगता है आप महान हैं। अरे, ठीक है, यह बड़ा अच्छा है। मैं जानने को उत्सुक हूँ, क्या आप एक ऑटोग्राफ साइन करेंगे? उसकी आंखें उसी तल पर हैं जिस पर आपकी अपनी। उसकी नाक पर धब्बे हैं और थोड़ी सी ऊपर उठी है, और जब वह मुस्कुराता है तो वह शर्माते हुए छिछले दांतों को दिखाता है। उसकी आंखें हरी हैं, और वह जब आपकी ओर सीधे देखता है तो वे झिलमिलाती प्रतीत होती हैं। वे सरल लगती हैं, लगभग डरी हुई, एक छोटे हिरन की तरह।
और आप उससे निगाह हटा लें और उसकी आंखें जरा आपके ऊपर घूमने दे तो लौटकर देखने पर आप उन्हें थोड़ा बेचैन पाओगे। और वह कहता है, लगता है मेरे पास पेन ही नहीं है। आप महसूस करते हो आपके पास भी नहीं है। मेरे भाई बहुत दुखी होंगे, तुम कहती हो। और बाद में, तुम बाजार में कोमल, मधुर आवाज को, हरी आंखों की झिलमिलाहट को याद करते हुए, लंबे समय तक प्रतीक्षा करती हो वहां खड़े होकर जहां वह खड़ा हुआ था। तुमसे ज्यादा लंबा नहीं, तुमसे ज्यादा मोटा नहीं। भोला भाला प्रतिभासंपन्न व्यक्ति महान डैनी केसी और पिछले शनिवार उसने यह सब अपनी कल्पना में फिर देखा, बेढंगे तरीके से धीरे धीरे चलते हुए या मदमदाते आगे बढ़ते हुए रक्षकों के पास से प्रेत की तरह निकलते हुए देखा। जब थोड़ी देर वह गेंद के ऊपर मंडराया, 50,000 लोगों को सांस थामते सुना और फिर धमाकेदार आवाज हुई जब उसने फुर्ती से गेंद को गोल में डाला, तब अचानक उसकी प्रशंसा में उल्लास फूट पड़ा। समाप्त।